हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो यह लास्ट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 2020 का। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 साल का पीवाईक्यू डिस्कस कर लिया है, और इस 3 साल के पीवाईक्यू को अगर आप ध्यान से देखते हो और नोट्स बनाते हो, डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि किसी भी एग्ज़ाम में, फॉर एग्ज़ाम्पल जेएनयू, बीएचयू, कोई भी जो अपना खुद का एग्ज़ाम लेते हैं, उस एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन मतलब आपका सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने ये 3+ जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड करी, अगर आपने सभी देखा है, तो कोई भी अदर एग्ज़ाम वैसे भी नहीं रुकेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, इन एम्फीबियन ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन द फॉर्मेशन ऑफ बोतलनेक सेल्स एट द ब्लास्टोपोर लिप इज मीडिएटेड। देखिए इसका मीडिएटेड बाय द एक्टिवेशन ऑफ, इसका आंसर दो तरीके से आप बता सकते हो। एक तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि एम्फीबियन के गैस्ट्रुलेशन में क्या मतलब कौन एक्टिवेट होता है, किसका एक्टिवेशन होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, अगर आप उसको पता लगा लो तो बहुत ही आसान है। जैसे ये जो है आपका सर वायरस, सर वायरस, यह जो है आपका टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग पाथवे को इनहिबिट करता है। क्या क्या करता है? इनहिबिट, इनहिबिट द टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग पाथवे। अब आपको पता होना चाहिए टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग पाथवे करता क्या है। इसको इनहिबिट कर रहा। दूसरा, सरबेरस कैसे इनहिबिट कर रहा? तो ये जो आपका है ये सरवेरस, यह इनकोड करता है साइटोकाइन को, इनकोड साइटोकाइंस, इनकोड साइटोकाइंस। तो यह साइटोकाइन को इनकोड करता है। अब ये करता क्या है? यह आपका हेड और हार्ट के फॉर्मेशन को मतलब उसको इंडक्शन करता है, इंड्यूस फॉर्मेशन, इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट एंड हेड इन वर्टिब्रेट। ये आपका सर्वेरस का है। तो मतलब यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ब्लास्टोपोर या बोतलनेक सेल या गैस्ट्रुलेशन की बात हो रही है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस की बात हो रही है। ऑर्गेनोजेनेसिस में जाकर सर्वेरस का कुछ काम है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो कि आपका BMP4 है, BMP4 यह जो है बोन और कार्टिलेज मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है, तो यह भी नहीं होगा। और ये जो आपका है 10 वेंट 8 जो है, यह जो है आपका डॉर्सल वेंट्रल पैटर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए है? डॉर्सल वेंट्रल पैटर्निंग के लिए, WNT पाथवे। अब आपके पास बचा एक ही ऑप्शन, क्योंकि यह भी नहीं होगा। बचा आपके पास एक ऑप्शन जो है XNR फर्स्ट। इसको बोलते हैं हम जीनोपस, जो कि एक एम्फीबियन है। नोडल जीनोपस
नोडल रिलेटेड फर्स्ट। ये जो आपका है जिनोपस नोडल रिलेटेड फर्स्ट, इसके एक्टिवेशन से बोतल नेक सेल का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? ब्लास्टोपर लिप के पास। ब्लास्टोपर लिप के पास गैस्ट्रुलेशन में 3 लेयर बनने से पहले, गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस होने से पहले ब्लास्टोपोर लिप पे बोतल नेक सेल बनता है, जो कि बोतल नेक सेल फर्दर जाके आपका ये बोतल नेक सेल जो है ये आपका गैस्ट्रुलेशन को क्या करता है? इंड्यूस करता है, या कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में रोल प्ले करता है फॉर द गैस्ट्रुलेशन। तो इसका आंसर है XNR फर्स्ट। चलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा था। इसको पढ़ने से पहले एक आपको हम और इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है विथ रेफरेंस टू द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो इसको बताने से पहले हम आपको बता दें कि प्रोलैक्टिन लेवल कितना होता है। प्रोलैक्टिन लेवल कितना होता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नैनोग्राम पर ml में। अगर कोई नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, तो इसमें 0 से 20 होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, मतलब पहला 3 मंथ की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपका यह 36 to 213 तक जाता है। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें, तो वह 110 से 330 जाता है। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, तो यह 137 से 372 जाता है। फिर 7 डे पोस्ट पार्टम 100, और इसके बाद फिर 3 मंथ पोस्ट पार्टम 100। अब आप ट्रेंड देखो। ट्रेंड में क्या है कि नॉन प्रेगनेंसी के दौरान यह इंक्रीज होता है और अप्रॉक्सीमेट 400 जा रहा, बट इसके बाद यह फिर जाके डिक्रीज हो रहा है आफ्टर द पोस्टपार्टम। करेक्ट। अब अगर आप लाइन पढ़ोगे, ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी द प्रोलैक्टिन लेवल में रीच द 200 to 300 नैनोग्राम पर ml। यस, देखो 372 तक है। इट देन ग्रेजुअली इलिवेट नहीं होता। यहाँ पे देखिए क्या है, डिक्रीज हो रहा, ना कि इलिवेशन हो रहा। इलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, बट यहाँ पे क्या है, डिक्रीज हो रहा। तो यही इसका रॉन्ग है कि इलिवेट ना होके कम होता है। अब जब ये रॉन्ग है तो बाकी सब करेक्ट है। तो बाकी सब क्या क्या करेक्ट है वो भी पढ़ लेते हैं। इसमें दे रखा है कि, इसमें क्या दे रखा है, galactophoresis require the stimulation by the prolactin with the normal level of insulin, cortisol and the thyroid hormone। that is the correct line। मतलब galactophoresis क्या होता है हमारा, ये जो आपका galactophoresis है इसका प्रोलैक्टिन के द्वारा स्टिमुलेट होता है। लेकिन कब होगा, जब इंसुलिन का लेवल, कॉर्टिसोल का लेवल और थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल लेवल में हो। इसमें से कोई भी एक अगर डेविएट करेगा तो यह हमारा यहाँ पे प्रोलैक्टिन इसको एक्टिवेट नहीं करेगा, मतलब आपका मिल्क नहीं बनेगा।
एमिनोरिया इज अ नॉर्मल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एंड इट cassettes with escape of the gonadotropin initially by the FSH। ये आपका एमिनोरिया जो होती है प्रेगनेंसी के समय और लैक्टेशन के समय चला जाता है, मतलब इस समय ये रुका हुआ होता है क्योंकि यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन जो होती है वो एस्केप होती है एफएसएच के द्वारा। देखिए जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय एमिनोरिया पाया जाता है। गैलेक्टोरिया जो है डिस्चार्ज ऑफ द मिल्क इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, दैट इज आल्सो द करेक्ट। डिस्चार्ज ऑफ द मिल्क जो है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, डिस्चार्ज ऑफ द मिल्क हो रही, फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क नहीं। डिस्चार्ज ऑफ द मिल्क जो है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके तो इसका रॉन्ग आंसर, इनकरेक्ट आंसर सेकंड था कि थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारा प्रोलैक्टिन लेवल 200 से 300 होता है, बल्कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ये 400 के लगभग चला जाता है, पर उसके बाद यह डिक्रीज होता है, एलिवेट नहीं होता, बट लाइन में दे रखा था कि एलिवेशन होता है। तो दैट इज अ रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट था कि सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, तो ट्रिपोनिमा पैलिडम, दैट इज अ करेक्ट आंसर कि ट्रिपोनिमा पैलिडम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। ये मे भी आपको याद होगा वैसे भी। यहां पे बात हो रही है कि अ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन इनहिबिटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो इनहिबिटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की अगर बात करा जाए तो सबसे पहले नाम आता है GABA, जिसे हम बोलते हैं गामा अमाइनो ब्यूटारिक, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। इसके अलावा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपका होता है ग्लाइसिन, और इसके अलावा सीरोटोनिन। ये तीन ऐसे हैं जो इनहिबिटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए है न्यूरोट्रांसमीटर। ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है जो कि इनहिबिटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है। एक इंटेस्टेड फैक्ट है यहाँ पे याद रखना कि ग्लाइसिन जो है एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी बिहेव करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगला है आपका इन मेमल्स क्रिटिकल अमाइनो एसिड सिग्नेचर डोमेन ऑफ किस पेप्टिन। देखिए ये जो है आपका किस पेप्टिन, इसका जो डोमेन होता है जिसमें सिग्नेचर डोमेन है वो होता है SFWNSFWSFZLR। हम ये प्रीफर करेंगे कि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो, बट निगेटिव मार्किंग है तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए। ओके तो किस पेप्टिन जो है ये इसमें इसका जो अमाइनो एसिड है क्रिटिकल सिग्नेचर डोमेन है वो ये होता है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे देखोगे कि आपका N जो है 2 बार पाया गया है, Y मतलब अगर आप इसको याद कर पाओ तो याद कर लो, ये होता है आपका टायरोसिन, एस्पेराजिन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के बाद ये है आपका एस्पेराजिन, फिर एसिरीन, फिर फिनाइललानीन, फिर ग्लाइसिन, फिर ल्यूसिन, फिर ग्लाइसिन ल्यूसिन, फिर आर्जिनिन। तो ये आपका अमाइनो एसिड है जो कि किस पेप्टिन में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है। अगर आप
इसका एक ही तरीका, आप इसको याद ही कर सकते हो, या फिर एनिमल फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आती है तो देन आप इसको ध्यान दे सकते हो। देखिए क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो जिस पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी काम करता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी जिस एरिया में काम करता है वो उसी एरिया के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप वहां से भी दिमाग लगा के उस टॉपिक को आप मजबूत कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट इस क्वेश्चन पूछा गया है द 5 इवेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल डिफरेंशिएशन। तो याद रखना सबसे पहला इवेंट जो होता है वो होता है, सबसे पहला जो इवेंट है वो आपका होता है डिफरेंशियल रिप्लिकेशन टाइमिंग। सबसे पहले क्या है आपका टाइमिंग चेंज हो जाता है रिप्लिकेशन का। सबसे पहला इवेंट है डिफरेंशियल रिप्लिकेशन टाइमिंग। सबसे पहले क्या होगा, टाइमिंग चेंज होगा। अगर रिप्लिकेशन की टाइमिंग चेंज हो रही है तो दूसरा क्या होगा, सिमेट्रिक की जगह असिमेट्रिक सेल डिवीजन होगा। असिमेट्रिक सेल डिवीजन। सबसे पहले क्या होगा आपका रिप्लिकेशन टाइमिंग में चेंज आएगा, फिर सेकेंड नंबर पे असिमेट्रिक सेल डिवीजन होगा। थर्ड नंबर जो है 1 2, ये आपका थर्ड है, 1 2 थर्ड, ये तो थर्ड पहले तो होगा नहीं, और थर्ड पहले नहीं होगा, असिमेट्रिक भी पहले नहीं होगा। बच गया आपका एक ही आंसर जो कि है सी नंबर। और इसमें क्या बोल रहा, थर्ड सबसे पहले सेकेंड मतलब ये, उसके बाद दिखा रहा ये असिमेट्रिक सेल डिवीजन। इसके बाद आपका होता है फोर्थ, जिसमें आपका है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन। ये जो है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन बिटवीन द न्यूक्लियर पेरिफेरी और न्यूक्लियर इंटीरियर। न्यूक्लियर पेरिफेरी और न्यूक्लियर इंटीरियर के बीच का जो है रीऑर्गेनाइजेशन होता है असिमेट्रिक सेल डिवीजन के बाद। और इसके बाद होता है आपका इंडक्शन ऑफ अर्ली रिस्पॉन्स जीन, एंड देन लास्ट में आपका होता है हाइपोडायनामिक स्टेट ऑफ क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन का फॉर्मेशन ना सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका है सी। अगर आपको ये भी दोनों याद है तो आप बहुत ही आराम से इसको कर सकते हो। बाकी अगर ये भी दोनों आपको नहीं याद है तो आप हमेशा याद रखना कि असिमेट्रिक सेल डिवीजन तभी होगा जब रिप्लिकेशन का जो टाइमिंग है वो अलग हो। और मतलब लॉजिकली यहाँ पे सोचोगे तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक पास होना चाहिए, और ये दोनों एक पास जो है सिर्फ दो में है, इसमें और इसमें, बाकी किसी में भी पास में नहीं है और शुरुआत में नहीं है। सेल डिवीजन के शुरुआत होने, सेल डिवीजन से ही कहानी शुरू होती है ना, तो ये बीच में तो होने से कोई फायदा ही नहीं है। फिर आपको आपको एक चीज कॉमन सेंस में याद रखना है कि क्रोमेटिन जो है सबसे लास्ट पार्ट होगा इस सब में, तो पांचवा लास्ट किस में है, एक यहाँ पे है, तो इन दोनों में से आप एक को एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी अगर आपको डायरेक्ट याद है कि सबसे पहले डिफरेंशियल रिप्लिकेशन टाइमिंग होगा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल डिफरेंशिएशन में, दूसरा असिमेट्रिक सेल डिवीजन होगा, अगर ये दोनों आपको याद है तो डेफिनेटली आप थर्ड पे सीधे पहुंच सकते हो। बाकी आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें पूछ रहा कि विच साइटोकाइनिन इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोथ अर्ली बी एंड अर्ली टी सेल्स। इसका ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके ऊपर मैंने एक आपको फोटो दिया था, उसमें भी मैंने इसको बता रखा है कि कौन सा में क्या क्या होता है, वहां से आप देख सकते हो। इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट याद कर लो कि इंटरल्यूकिन 7 जो है, इंटरल्यूकिन 7 जो है वह बोथ अर्ली बी और टी सेल के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है या नेसेसरी है। चलिए हम लोग अगले पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन एक जो है आपका लाइपोप्रोटीन होता है। क्या होता है, लाइपोप्रोटीन होता है, जिसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा और प्रोटीन कंटेंट कम होता है। प्रोटीन कंटेंट इसमें होता है 1 to 2%, और यहाँ पे लिपिड में जो है आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वह आपका 85 to 92% होता है। फास्फोलिपिड
फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड आपका 6 से 12% होता है, और कोलेस्ट्रॉल आपका 1 से 3% होता है। और हम काइलोमाइक्रॉन को, ये टर्म जो है काइलोमाइक्रॉन, ये टर्म ही आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल। और यह अल्ट्रा अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ये आपका क्या होता है? अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, जिसे हम शॉर्ट में ULDL कहते हैं। करेक्ट आंसर है आपका ULDL, अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। करेक्ट आंसर ही ये है। अगला क्वेश्चन जो है उसको चलते हैं। ये क्वेश्चन टिफर में पूछा गया था पिछली बार कि हिपोकैम्पस अगर डैमेज होता है तो कौन सा काम अफेक्टेड होगा, कौन सा प्रोसेस अफेक्टेड होगा। याद रखना कि हिपोकैम्पस जो है, हिपोकैम्पस ब्रेन का जो एरिया है वो मेमोरी से एसोसिएटेड है। अगर हिपोकैम्पस में कोई दिक्कत होती है तो मेमोरी जो है अफेक्टेड होगी। ये डायरेक्ट अगर याद होगा तो आप बता सकते हो, नहीं याद होगा तो आप नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आरटीके पाथवे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आरटीके पाथवे से भी नहीं, आरटीके रिसेप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम नीचे दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो कि साइटोसोल में है, ये जो है आपका आरटीके क्लास 1 कहलाता है। आरटीके क्लास 1 में जो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो है यहाँ पे क्या होता है, साइटोसोल डोमेन में आपका टायरोसिन काइनेज डोमेन होता है, टायरोसिन काइनेज डोमेन होता है, और आउटसाइड द सेल जो है सिस्टीन रिच डोमेन होता है। यहीं पे अगर हम सेकेंड की बात करेंगे जिसे हम इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर का साइटोसोल में टायरोसिन काइनेज डोमेन तो होता ही है, बट यहाँ पे इसका जो आपका आउटसाइड ऑफ द सेल जो है वहाँ पे आपका सल्फ, यहाँ पे देखिए एस एच पाया गया है, और एस एच से यहाँ पे अल्फा सब यूनिट बीटा सब यूनिट के साथ सल्फाइड बॉन्ड के साथ यहाँ डाई सल्फाइड बॉन्ड के साथ यहाँ पे ये कनेक्टेड है। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द आरटीके क्लास 2 रिसेप्टर। और PDGF रिसेप्टर में जो है आपका आउटसाइड द सेल यहाँ पे IG लाइक डोमेन पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन पाया जाता है। तो ये आपका इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन है। तो 3 तरीके के मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। इसमें से जो सेकेंड है आरटीके सुपर फैमिली जो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सुपर फैमिली, सेकेंड जो है वो इंसुलिन लाइक होता है। तो आरटीके क्लास सेकेंड जो है, आरटीके क्लास सेकेंड एग्जाम्पल है इंसुलिन रिसेप्टर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था इंसुलिन रिसेप्टर इज द मेंबर ऑफ विच क्लास ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सुपर फैमिली। तो आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्लास सेकेंड, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है अल्फा सब यूनिट बीटा सब यूनिट को जोड़ने के लिए, और अल्फा सब यूनिट बीटा सब यूनिट को जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और यहाँ पे आपका ये डाइमर के रूप में पाया जाता है, जब ये मतलब ये डाइमर के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। वहीं पे जो थर्ड है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन पाया जाता है, और जो सिंपल आरटीके होता है उसमें टायरोसिन काइनेज डोमेन और सिस्टीन रिच डोमेन पाया जाता है, एक इनसाइड द मतलब एक आपका साइटोसोल में और एक आउटसाइड द साइटोसोल में। इस तरह से अभी तक हमने 3 साल के पेपर को डिस्कस कर लिया है, और इस 3 साल के पेपर को डिस्कस करने के बाद डेफिनेटली आपका कोई भी एग्जाम जो कि PhD के लिए होता है इंडिया में, आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। चाहे आप JNU का तैयारी कर रहे हो या हैदराबाद का या किसी भी एग्जाम पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे इसके बाद कोई भी आपका एग्जाम नहीं रुकेगा अगर आप इसको एक बार देख के समझ लेते हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय।